क्लियर। तो थ्योरी को थोड़ा सा पास देखेंगे बेटा। फोटोसिंथेसिस जो नेम इंडिकेट करता है आपका कि फोटोसिंथेसिस लाइट को एब्सॉर्ब करके सिंथेसाइज करना, किसको, केमिकल्स को, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग द लाइट। लाइट रिएक्शन, लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रहा है। या तो लाइट तो पुट टुगेदर जनरेशन कर रहे हैं, जेनरेट कर रहे हैं हम, और हमें पता है यहाँ पे जनरेशन जो हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है, शुगर का, ठीक है। थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, फटाफट रिप्लाई करो। तो प्लांट्स जो होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजनिक जो ऑक्सीजन को रिलीज किए थे वो साइनोबैक्टीरिया आपके अर्थ पे, और उसके बाद प्लांट्स आए थे। तो एल्गी से जब आए तो सभी के सभी आज तक हायर ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्लांट्स हैं वो सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कॉमन मैकेनिज्म है ग्रीन पिगमेंट का होना एंड फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। अब फोटोसिंथेसिस में आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज है, CO2 को एंटर कराना है हमें। CO2 हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, CO2 को एंटर कराना है, मतलब दैट इज रिलेटेड टू लीफ, क्योंकि लीफ में आपका स्टोमा प्रेजेंट होता है। एंड अदर देन लीफ, ये हर जगह आपको पता है कि लोकल गैसेस एक्सचेंज हो सकता है प्लांट में, उसके जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो सॉफ्ट स्टेम है, वहां तक हो सकता है। अगर हम हार्ट की बात करें, सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें, तो वह लेंटिसेल्स बन जाते हैं, उनके थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है। तो जहाँ पे भी अगर कोलिंकाइमा में आपके ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है तो वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होगी, बट मेनली हमको प्रोसेस को फोकस करना है लीफ में, और लीफ में भी स्ट्रक्चर जो है वो मेसोफिल। फिर अडॉप्टेशन की बात करेंगे तो बंडल शेप आएगा, बट अभी हम कहाँ हैं, मेसोफिल। सारी प्रोसेस को हमें ध्यान रखना है कि ये मेसोफिल से ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसमें हो रही है। लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। स्टोर ट्रांसपोर्ट हर तरीके से होगा। पहली चीज होगी कि उसको फिक्स कर लेना है, गैस को फिक्स करके सॉलिड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू, एंड देन उसको मॉडिफाई करके देन ट्रांसपोर्ट करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इनटू सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट। अब हम हिस्टोरिकल तो आई थिंक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो जितना एनसीईआरटी में उतना देख लो। पिछले का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, बताओ फटाफट। पिछले के एक्सपेरिमेंट में क्या सर क्या उन्होंने लिया था, क्या ऑब्जेक्टिव था, और क्या क्या मटेरियल यूज, कैंडल, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। कैंडल, प्लांट, एनिमल और एक जार, जार के अंदर उन्होंने प्लेस किया और कॉम्बिनेशन देखा कि सिर्फ कैंडल और एनिमल है तो वो दोनों, कैंडल बुझ जाएगी और एनिमल की डेथ हो जाएगी। लेकिन एक प्लांट, अगर वो वहां पे प्लांट भी सिचुएट कर देते हैं वहां पे, तो उस प्लांट से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उस ऑक्सीजन की वजह से कैंडल भी जलती रहेगी, एंड जो एनिमल है वो भी सप्लाई, उसको भी ऑक्सीजन की मिलेगी, वो भी लिविंग रहेगा। फिर एक जो यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है कि आप इस बिना एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब किए किस तरीके से वहां पे सप्लाई मेंटेन कर सकते हो, लाइट को रीलाइट कैसे कर सकते हो, मतलब कैंडल को दोबारा कैसे जला सकते, इलेक्ट्रिक और मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके आप लाइट को वहां से पेनिट्रेट करोगे तो वो जार की बाउंड्री को पेनिट्रेट करके पूरा वहां पे रीलाइटिंग हो जाएगा। और इससे क्या इंडिकेट होता है कि एक टाइम तक वहां पे प्लांट ने ऑक्सीजन को रिक्रिएट कर लिया और ऑक्सीजन फिर से वहां पे अवेलेबल है, इसलिए वहां पे दोबारा लाइटिंग ऑफ कैंडल हो गया। क्लियर। क्योंकि ऑल ऑफ सडन क्या होगा, कुछ टाइम में ये एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा जब पूरी की पूरी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, इसलिए आपको ऑक्सीजन कंज्यूम हुई तो कैंडल बुझ जाएगी। लेकिन प्लांट वहां पे है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो रीलाइटिंग का इफेक्ट को शो करेगा। एक ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है, इससे कई क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं कि कौन किधर मूव कर रहा है। 6CO2 में आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसका मूवमेंट ग्लूकोज में हो गया,
ठीक है। एंड वाटर मॉलिक्यूल में उसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन गया एंड ग्लूकोज में ऑक्सीजन और कार्बन दोनों। क्लियर है बेटा। फिर आपके पास H2O आ रहा है, H2O से आपका तीनों जगह मूवमेंट है। ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो भी H2O की स्प्लिटिंग से रिलीज हो रही है। हाइड्रोजन आ रहा है, H2O से आ रहा है एंड C6H12 में जो आपका हाइड्रोजन है उसमें भी H2O हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर रहा है। H2 हाइड्रोजन के H प्लस को लेने से ही बना था। क्लियर है बेटा। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है। रिएक्शन जो है वो बेसिकली रिडॉक्स प्रोसेस है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही है। जिस मॉलिक्यूल में आप हाइड्रोजन को ऐड कर दे रहे हो वहां पे रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है और वो मॉलिक्यूल क्या है, CO2। CO2 आपका रिड्यूस हो रहा है, फिक्स हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसलिए हम बेसिकली अगर रिडॉक्स के अलावा हमें ऑप्शन चूज करना है तो हम रिडक्शन को प्रेफरेंस देते हैं। क्लियर। वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और जो मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज वो रिडक्शन से बनता है, इसलिए हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, इसको। अगर हमें रिडॉक्स प्रोसेस नहीं बोलना है तो हम रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हमें लिखना हो तो हम इसको एनाबॉलिक प्रोसेस कह सकते हैं क्योंकि यहाँ सिंथेसिस हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है, वहां ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, तो दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है, दैट्स वाई एंडोथर्मिक। रिडक्टिव प्रोसेस क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। बाकी हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है बेटा, साइंटिस्ट स्किप कर। किसका एक्सपेरिमेंट है ये, किसका एक्सपेरिमेंट है, एंगलमैन का। क्या देखा था इन्होंने, एरोबिक रेस्पिरेशन को देखा बैक्टीरिया में, एरोबिक बैक्टीरिया को, तो किस तरीके से वो ग्रोथ को शो करेंगे वो, और जो फोटोसिंथेसिस करने वाला एलिमेंट है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लैडोफोरा है एंड एक्चुअली में स्पायरोगा है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। किसका एक्सपेरिमेंट है ये, नील का। ठीक है, नील ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने बोला था कि कोई भी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है तो वो वहां पे अपनी H2 के H के साथ उसके साथ जो भी चीज है वो वहां पे बाई प्रोडक्ट रिलीज होगी, तो H2S से देन H2O को रिलेटेड किया गया उससे कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो CO2 से न रिलीज होके वो वाटर के स्प्लिटिंग से वाटर से रिलीज हो रही है। तो जो फाइनल हमारा रिएक्शन बन रहा है वो तो यही है, बैलेंसिंग ध्यान में रखना है हमें। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में कितने मॉलिक्यूल आपके वाटर लगेंगे, तो 12 मॉलिक्यूल। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेंगे, 1 मॉलिक्यूल बनेगा। 1 मॉलिक्यूल। अब क्योंकि इसका जो लोकेशन है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ चीजें क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड याद रखनी। क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, उसमें कॉन्डासोम क्या है, उसमें थाइलेकॉइड क्या है, उसमें ग्रेना क्या है, उसमें स्ट्रोमल थाइलेकॉइड या स्ट्रोमल लैमिनी क्या है, रिएक्शन सेंटर कहाँ कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन आपको क्या है लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे चल रही है। तो जो हमारी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहाँ पे 2 रिएक्शन चल रहे हैं, एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। फिर उसके बाद हम लाइट रिएक्शन के अंदर गए थे। लाइट रिएक्शन में हम देख रहे थे कि 2 तरीके के फोटो सिस्टम वर्क कर रहे हैं। क्लियर। और वो हम क्यों आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, क्योंकि पहले हमने देखा था लाइट का एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो पिगमेंट्स बेसिकली क्या है, दैट सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की रेंज हमें याद रखनी है 380 से 750 नैनोमीटर। इस रेंज में जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन देगा वो मोर एक्यूरेट रहेगा।
तो यहाँ पे आपको, क्योंकि लाइट को ट्रैप करना है, सबसे बड़ा टास्क तो यही है, लाइट को ट्रैप करना है, तभी वो फोटोसिंथेसिस है। CO2 तो बहुत बाद में आया, हमने देखा पूरी प्रोसेस में, केल्विन साइकिल में जाके CO2 आया। लाइट को ट्रैप करना हमारा सबसे प्राइमरी वर्क है। क्यों? तो लाइट को ट्रैप कौन कर रहा है? उसके लिए पिगमेंट्स प्रेजेंट। टाइप्स ऑफ पिगमेंट में हमने देखा पूरा, क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड, वहां पे भी देखा xanthophyll, कैरोटीन, ठीक है, फिर फाइकोबिलिन्स, एडिस्मर मैंने बताया था। क्लोरो पिगमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है बेटा। ठीक है, जिसमें देखो ये क्वेश्चन तुम्हें मिला होगा MCQ सॉल्व करते हुए, ये नहीं मिला होगा, मैग्नीशियम मिला होगा, आयरन मिला होगा, बात नहीं करो, ठीक है। मैग्नीशियम, आयरन, इसमें क्वेश्चन तुम्हें मिला होगा कि प्रिकर्सर कौन है, प्रिकर्सर कौन है, क्लोरोफिल का तो प्रोटोक्लोरोफिल हो जाएगा। प्रोटोक्लोरोफिल का प्रिकर्सर कौन है? तो सस्टाइनिल कोएंजाइम हो जाएगा उसका। क्लियर? सक्साइनिल कोए हो जाएगा, एंड ग्लाइसिन अमाइनो एसिड एंड नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड आयरन, ये सब मिलके आपके फॉर्मली प्रोटोक्लोरोफिल को बनाते हैं। और प्रोटोक्लोरोफिल कन्वर्ट होता है क्लोरोफिल में, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में ही प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट होगा। बाकी करने की प्रोसेस क्या है? केमिकल रिएक्शन वाली प्रोसेस है, एंड प्रोटोक्लोरोफिल का क्लोरोफिल में कन्वर्ट होना, दिस इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। क्लियर है बेटा? फिर हमें याद रखना है कि वहां पे पायरोल रिंग है, मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड सेंटर में हम बोल रहे हैं, उसके बाद एक फाइटोल टेल है, ठीक है। तो फाइटोल टेल जो है वो उसको हाइड्रोफोबिसिटी प्रोवाइड करती है, अनडिजोल्व बनाती है, वाटर में जो डिजोल्व नहीं हो रहा है क्लोरोफिल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कई स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मैग्नीशियम जो है ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ज्वाइंट है, ठीक है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिसॉल्व नहीं होती है, पोलर नॉन पोलर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। और फाइटोल टेल आपकी क्लोरोफिल सी में नहीं पाई जाती, फिर भी क्लोरोफिल सी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ जो आपके ये हेड की टेंडेंसी है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग प्रेजेंट है। मैग्नीशियम ने जैसे सेंटर में प्लेस रखा है, उसकी वजह से इसका हेड भी डिसॉल्व प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। दैट्स वाई आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सारे टाइप्स के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर बेटा? ठीक है, मैग्नीशियम सेंटर में, फिर आपको पायरोल रिंग दिख रहा है, 4 पायरोल रिंग है, मैग्नीशियम सेंटर में है, एंड आपको फाइटोल टेल की लेंथ याद रखना। दिस इज हाइड्रोकार्बन टेल। क्लोरोफिल सी में फाइटोल टेल नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है। MCQ सॉल्व किए होगे तो ये सब क्वेश्चन मिल चुका होगा, ठीक है। फिर केमिकल फॉर्मूला भी, ये भी MCQ में मिला होगा, पढ़ना ही है, ये सब आता है, ठीक है। रेशियो में याद रखना है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का रेशियो जो है दैट इज 3:1। क्लोरोफिल बी CHO ग्रुप को कैरी करता है, क्लोरोफिल ए मेथाइल ग्रुप को कैरी। क्लियर है? कुछ बेसिक सी चीजें जो आपको एकदम माइंड में सेट करनी। सी का एग्जांपल दिया है डायटम एंड ब्राउन एल्गी, डी रेड एल्गी, रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी, पीओफाइसी है, ठीक है। क्लोरोफिल ई येलो ग्रीन एल्गी। बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जो H2S रिलीज करने वाला प्रोसेस देख रहे हैं हम लोग, वो इसी पिगमेंट की वजह से रिलीज होता है। बैक्टीरियो विरिडी प्रेजेंट इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। एक टर्म याद रखना है, येलोइस होना। प्लांट्स आर प्लेस्ड इन डार्क, दे गेट येलोइस ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोक्लोरोफिल से प्रोटोक्लोरोफिल्स का फॉर्मेशन क्लोरोफिल में रुक जाता है, दैट इज द लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस नहीं हो रही है आपकी, दैट्स वाई वहां पे येलोइंग दिखेगा। उस येलोइंग का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि येलोइंग वाले लीफ में केमिकल प्रोसेस हो रही होगी, और केमिकल प्रोसेस क्या था आपका? प्रोटोक्लोरोफिल का फॉर्मेशन। तो उस प्लांट की लीफ में आपको प्रोटोक्लोरोफिल मिलेगा, लेकिन क्लोरोफिल कम मिलेगा, कंसेंट्रेशन में कम होगा, दैट्स वाई वहां पे येलो कलर दिख रहा है आपको, दैट इज नॉट अ क्लोरोसिस,
जो आपने क्लोरोसिस पढ़ा था वो क्लोरोसिस नहीं है ये, दिस इज एटियोलिस। तो टर्म आपको याद रखना है एटियोलिस। जिम्नोस्पर्म का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लोरोफाइलेज एंजाइम है यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स वाई जिम्नोस्पर्म में आप घर के अंदर भी पेड़ों को लगाते हो रखते हो तो भी वहां पे आपको चेंजेस दिखता है। एग्जाम्पल आप याद रखो क्रिसमस ट्री, बहुत आप रेगुलर इंटरेक्ट भी किए हो उस ट्री से और उसका डेकोरेशन में यूज करते हैं, वो घर के अंदर रखा होता है, उसको वाटर भी बहुत कम देना पड़ता है। तो और उसके बीज का कलर देखो तो दैट इज डार्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्लोरोफाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है जो कि प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में कन्वर्ट कर रहा है एंड प्रोटोक्लोरोफिल ऑलरेडी सब में फॉर्म हो रहा है। दैट इज द केमिकल रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट क्या है? प्रोटोक्लोरोफिल से क्लोरोफिल का बंध। कैरोटेनाइट ये भी वाटर इनसॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो ऑप्शन में अगर क्लोरोफिल कैरोटेनाइट दोनों आएगा तो दोनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है। शील्ड पिगमेंट है, शील्ड की रिक्वायरमेंट क्यों है? ताकि बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी से क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल डैमेज ना हो, ठीक है, क्लोरोफिल का सोलराइजेशन ना हो, इसलिए क्या करना है वहां पे एक शील्ड भी है ताकि अदर पिगमेंट भी उस लाइट को एब्सॉर्ब करें और क्लोरोफिल तक एकदम सी की तरह उस सेलेक्टेड पिगमेंट से पहुंचे। फोटो ऑक्सीडेशन और सोलराइजेशन, फोटो ऑक्सीडेशन का ही हाई होना। फोटो ऑक्सीडेशन सिंपल है, जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सुनो इस कॉन्सेप्ट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट को एब्सॉर्ब किया, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकला, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऑक्सीडेशन, लाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का निकलना, फोटो ऑक्सीडेशन। तो फोटो ऑक्सीडेशन इज द कॉमन फिनोमेनन। लेकिन अगर फोटो ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देखो अभी उसका एक स्टेबल था वो, उसमें लाइट एब्सॉर्ब हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ और वो निकल गया, उसको रिसीव किया, वो प्रोसेस में चला गया, उसको वो फुलफिल, अगर ये PS1 है तो PS2 से फुलफिल कर लेगा, PS2 होगा तो वाटर से फुलफिल करेगा, तो एक चेंज चलेगी। लेकिन अब जस्ट एज्यूम करो यहीं पे इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है और फुलफिल नहीं हो पाए, तो ये क्लोरोफिल डैमेज हो, दैट इज फोटो ऑक्सीडेशन का हायर लेवल। तो नॉर्मल प्रोसेस में फोटो ऑक्सीडेशन है, लेकिन फोटो ऑक्सीडेशन हाई लाइट इंटेंसिटी का क्लोरोफिल को डैमेज कर रहा है, दैट इज सोलराइजेशन। क्लियर है? समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वही है फोटो ऑक्सीडेशन। प्रिवेंट द क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक्सेस है, इसी को बोलते हैं सोलराइजेशन, इफेक्ट डैमेज हो। एंटीना मॉलिक्यूल है, रिसीव कर रहा है वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, टू टाइप्स, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। रेशियो ध्यान में रखना, मेजर सोर्स जो इसका विटामिन ए से रिलेशन है उससे क्वेश्चन आ जाता है, बीटा कैरोटीन होता है मैक्सिमम अमाउंट में, ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ज़ैंथोफिल और कैरोटीन का रेशियो 3:1 और 2:1, हमेशा ज़ैंथोफिल ज्यादा होगा, कैरोटीन कम होगा। फिर पाइकोबिलिन का, पाइकोबिलिन के दो टाइप है, पाइकोसाइनिन ब्लू पिगमेंट देगा, पाइकोएरिथ्रिन रेड पिगमेंट देगा, ठीक है। फिर हमने देखा है पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और ये कहाँ होगा आपका? विजिबल रेंज। इस रेंज को बना के रख लो, ये आगे भी काम आएगा तुम लोगों को फिजिक्स में, ठीक है। इसके अपर इंफ्रारेड होता है, इसके लोअर साइड में यूवी रेडिएशन, देन एक्सरेज और देन गामा रेज, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन है दैट सेंड्स लाइट थ्रू पिगमेंट्स एंड मेजर द फ्रैक्शन ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड एट ईच वेवलेंथ, कितनी लाइट ट्रांसमिटेड हुई, कैसे वो फ्लो कर रही है। जैसे हम देखें, अगर यहाँ पे एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये ग्रीन सॉल्यूशन है, क्लोरोफिल का सॉल्यूशन है, इसका कलर ग्रीन है, तो सिंपल सा फंडा है, ये ग्रीन को पूरा रिफ्लेक्ट कर रही है। आपने 100% अगर लाइट इंटेंड की है तो वो नियरली 100% आपको पूरा रिफ्लेक्ट लाइट मिल जाएगी। तो इसमें मेजरमेंट हो रहा है कि कितने परसेंटेज लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो आपको 100 मिल रहा है। फिर ये स्लिट है, अगर आपने प्रिज्म से
लाइट को स्कैटर्ड कर लिया है विप्योर में, और आप एक कलर के सामने स्लिट लगाओगे तो सिर्फ वही लाइट ट्रांसमिट हो पाएगी, बाकी बैरियर से रुकी हुई है। तो इसी स्लिट को मूव करके हम ब्लू की तरफ ले आए तो अब हमें क्या दिखेगा, टोटली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सब सेचुरेशन भी आता है बेटा, उसकी लिमिट भी है कि वो कितना लाइट ले, कितने मॉलिक्यूल हैं। तो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रहा है। अभी हम कॉमन फंडा देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लो ट्रांसमिटेंस दिख रहा है, यहाँ हाई ट्रांसमिटेंस दिख रहा है। हाई ट्रांसमिटेंस का मतलब एब्जॉर्प्शन लो होगा, लो ट्रांसमिटेंस का मतलब एब्जॉर्प्शन हाई होगा। अब स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, पीक कहाँ कहाँ है, किस पिगमेंट की पीक कहाँ मिली हुई है, किस पिगमेंट की पीक कितनी मिली है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, प्लॉटिंग द लाइट एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में कितना कोई पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब किया, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करके प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज द एक्शन। क्लियर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हर पिगमेंट अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जब हम एक्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं तो सारे पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटो सिस्टम सेंटर को भेज चुके हैं, सेंटर को भेज दिया है। इसलिए एक्शन स्पेक्ट्रम हमेशा वेरी करेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से, और एक्शन स्पेक्ट्रम की एक लाइन मिलेगी क्योंकि वो कंबाइंड है, और वो उसको लीड कर रहा है क्लोरोफिल ए। क्लियर है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि ये किसके, जब हम सुपर इम्पोज कराते हैं दोनों ग्राफ को, तो किस वेवलेंथ के नियर बाई, क्योंकि जिसके नियर बाई होगा मतलब वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर रहा है। नियर बाई देखने में मिलता है कि वो क्लोरोफिल ए के ए को सबसे ज्यादा सुपर इम्पोज कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। The spectra of chloroplast pigment provide clues to the relative effectiveness of different wavelengths for driving photosynthesis. Action spectrum profiles the relative effectiveness of different wavelengths of radiation in driving photosynthesis. ठीक है, क्योंकि फंक्शन को यहाँ पे देखा जाए, फंक्शन को देखने में हमें वेवलेंथ को ध्यान में रखना है। दिस इज एब्जॉर्प्शन, सबका पैरामीटर यही है जो सी में आपको नीचे दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, तीनों ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस पे है वेवलेंथ। क्लियर, एंड वाई एक्सिस पे वेरी किया है, यहाँ एब्जॉर्बेंस दिखाया गया है और यहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया गया, एंड देन अगेन यहाँ पे दोनों को सुपर इम्पोज करके दिखाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को सुपर इम्पोज करेंगे, हम ओवरलैप करेंगे तो हमें किसके नियर बाय पीक पे। तो तीनों ग्राफ को ध्यान से देखो। पिगमेंट देखते हैं, ब्लू वाला है क्लोरोफिल ए, दो पीक इसकी बड़ी मिलती है, एक आपको मिल रही है 400 के वेवलेंथ के रेंज में। क्या है ये, ब्लू है या रेड है? टाइम क्यों लगता है तुमको, वे बोल रहे हैं तो पहले क्या आ जाएगा, ब्लू आएगा, आ रहा ऑब्वियसली इधर आएगा। तो ये रेड वाला लाइन हो गया, ये ब्लू वाला लाइन है। ब्लू पे इसकी हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन पीक मिलती है, जो क्वेश्चन गलत होता है, दैट इज एक्शन पीक कहाँ हाईएस्ट है, रेड पे हाईएस्ट एक्शन पीक मिल रही है, क्योंकि ये पीक आपकी नैरो है। ठीक है, ये पीक है और ये थोड़ी फ्लैटेंड आ रही है। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक जो आपकी पीक जैसा पीक मिल रहा है दैट इज रेड में मिलता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा अच्छी कहाँ पे हो रही है, रेड वेवलेंथ की लाइट पे सबसे ज्यादा एक्शन स्पेक्ट्रम को शो करता है। क्लोरोफिल बी की बात करें तो ब्लू वाले रेंज में इसकी सबसे बड़ी पीक, सबसे बड़ी अगर किसी की पीक मिल रही है तो दैट इज क्लोरोफिल बी। ये अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्लोरोफिल ए को थोड़ा सा किनारे रख देना, वो पूछ ही रहा है तुमसे क्लोरोफिल बी के बारे में कि हाईएस्ट पीक किसकी है ब्लू लाइट के रेंज में, देन आंसर इज क्लोरोफिल बी। एब्जॉर्प्शन पीक किसकी है, क्लोरोफिल बी। एक्शन पीक पूछते ही तुरंत चले जाना है क्लोरोफिल ए। क्लियर, देन कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड में ये दो छोटे छोटे पास में ही पीक है, इनको काउंट कर लेगा वो टू। ठीक है, दो पीक है, इसके बाद कोई पीक इधर रेड के रेंज में नहीं मिल रहा है, तो ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट और ट्रांसफर कर देंगे देन क्लोरोफिल ए को। क्लियर है बच्चे यहाँ पे? ठीक है,
ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिख रहा है। ये मैंने बोला था कि इसको एक बार अगर आप इस इमेज को देखते हो तो जो जिस कलर की लाइट है उसी कलर से इस इमेज को बनाया गया है। तो आपको दिख रहा है रेड लाइट में एब्जॉर्प्शन पीक आपका कम है, लेकिन ब्लू लाइट में एब्जॉर्प्शन पीक हायर। ये टोटल एब्जॉर्प्शन पीक हो गया। सारे सारे जो वेवलेंथ है वो किस रेंज में एब्जॉर्प्शन को शो कर रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ग्रीन पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होता है। कोई अदर पिगमेंट है जो ग्रीन को तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कैरोटेनॉइड कर सकता है। यहाँ पे हमें दिख रहा था कैरोटेनॉइड एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन वाले रेंज में है। ठीक है, कम ही कर रहा है लेकिन कर रहा है। फिर एक ये आपको कई सारे पिगमेंट का दिया हुआ है, क्लोरोफिल ए, बी, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, कैरोटेनॉइड, तुम्हारा फाइकोबिलिन्स वाला जो हो गया बीटा कैरो। ठीक है, तो फाइकोबिलिन्स हो गए, ये बीटा कैरो। तो इतने पिगमेंट एटलीस्ट आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी ध्यान में रखना है, एक बार पढ़ लेना है, देख लेना। कंक्लूजन जो था एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, दैट इज क्लोरोफिल एब्सॉर्ब मोर ऑफ ब्लू वायलेट वेवलेंथ देन द रेड। क्लोरोफिल, ना ए बोला है ना बी बोला है, तो सिर्फ क्लोरोफिल बोलेगा तो आपका ब्लू रेंज हो जाएगा। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज चीफली ब्लू एंड रेड फॉर क्लोरोफिल। सबसे ज्यादा क्या है, ब्लू में पीक हाई गई थी आपकी एंड देन रेड। क्लोरोफिल ए एब्सॉर्ब मोर द रेड वेवलेंथ देन द क्लोरोफिल बी। आप देखो यही है। सेकेंड, क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक आपको हायर मिलेगा रेड वाले रेंज में कंपेयर टू बी। ठीक है, ये है आपका ए, ये है आपका बी। यहाँ पे क्या है, बी हाई ए लो। Chlorophyll B absorb more of the blue wavelength. In plants, chlorophyll A is 3 times more than the chlorophyll B. That's why ratio is 3:1. On compare with axon spectrum, the red wavelength seems to be very effective क्योंकि वो पीक आपको नैरो पीक। ठीक है, axon spectrum graph plots the rate of photosynthesis versus wavelength. The resulting axon spectrum resembles द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। सबसे नियर बाई वो किसके है, क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसके, बट डज नॉट मैच एग्जैक्टली, एकदम ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे हम ट्रेसिंग पेपर पे देखें तो ऐसा नहीं कि कार्बन कॉपी है उसका। दिस इज पार्टली ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एसेसरी पिगमेंट। क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी से लेके सारे क्या हो गए उसमें एसेसरी पिगमेंट में चले। अब यहाँ पे आपके कैरोटेनॉइड्स भी आएंगे एंड फाइकोबिलिन्स भी आएंगे, प्लस क्लोरोफिल बी भी आएगा। तो क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सभी क्या हो गए, एसेसरी पिगमेंट हो। ठीक है, एंगलमैन का जो हम देखे उसमें भी हमें लगभग यही रेंज, ऐसा ही एक्सन स्पेक्ट्रम वहां पे देखने को मिल रहा था जो वो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को देख रहे थे। कंक्लूजन एक्सन स्पेक्ट्रम का, क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन एक्सन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोप्लास्ट shows that the chlorophylls are responsible for the absorption of light in photosynthesis. Photosynthetic rate maximum in red light, then blue, then green. ये आपको थोड़ा सा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट ध्यान में रखना है। If an isolated solution of chlorophyll is eliminated, it will fluorescence giving off light and heat. अगर आप लाइट वगैरह का सब कुछ को बंद कर दो तो वहां पे उस सोल्यूशन का कलर रेड दिखेगा क्योंकि वो जो एब्जॉर्ब कर रखा था उसी लाइट को वो एमिट करना स्टार्ट कर देगा। तो दैट्स वाई वो सोल्यूशन आपको रेडिश दिखता है। अब जो हमारा कंक्लूजन हुआ है कि ये यहाँ पे 2 प्रोसेस चल रहे हैं, एक लाइट रिएक्शन चल रहा है, एक डार्क रिएक्शन। क्लियर, लाइट रिएक्शन मतलब लाइट डिपेंडेंट, डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट बाय यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन की लोकेशन ग्रेना। लाइट रिएक्शन हमेशा मेम्ब्रेन पे होगा, लाइट रिएक्शन के सारे प्रोसेस मेम्ब्रेन पे होंगी और मेम्ब्रेन ग्रेना की सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसको आउटर इनर मेम्ब्रेन में डिवाइड नहीं करना।
दिस इज द आउटर सरफेस एंड दिस इज द इनर सरफेस। सरफेस है, मेम्ब्रेन एक है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, थाइलेकोइड सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, कैना सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, फैमिली सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और जब तक आप लाइट रिएक्शन की बात करोगे वो सब मेम्ब्रेन सिस्टम पे होंगी, क्लियर। तो वो आपके ग्रेना पे हो सकती है या थाइलेकोइड लैमेली थाइलेकोइड पे हो सकती है। तो आपको फिर डिवाइड करना है नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। साइक्लिक होगा तो वो लैमेले पे होगा एंड नॉन साइक्लिक होगा तो वो ग्रेना पे, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे। क्लियर है बेटा। क्या क्या स्टेप हो रहा है लाइट रिएक्शन में? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एनएडी। लाइट रिएक्शन कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो यूज किया उसने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया है केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एज अ रिड्यूसिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ NADPH.H। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? लोकेशन एकदम क्लियर है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट होती है। आपको इसमें कोई पिगमेंट, ट्रांसपेरेंट होने का मतलब ही है कि यहाँ पे कोई पिगमेंट है ही नहीं। जिस तरीके से उस जार से आपने मैग्नीफाइंग लेंस लेके लाइट को ट्रांसमिट कर दिया, उसी तरीके से ये मेम्ब्रेन लाइट को ट्रांसमिट होने दे रही है, कोई भी नहीं रोक रहा है वहां, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन से ट्रांसफर्ड होके आएगा कहाँ? ग्रेना। ग्रेना में आपके क्वांटासोम्स होंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे, वहां पे ये प्रोसेस चलेगी। क्लियर है बेटा, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या हुआ? दोनों मेम्ब्रेन के बीच का, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। स्ट्रोमा लैमेली, जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट आपकी लैमेली है जो दो ग्रेना को कनेक्ट करती है, दैट इज द स्ट्रोमा लैमेली। ग्रेनम क्या है? स्टेप ऑफ हाइलाइट, ठीक। जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं? इनर मेम्ब्रेन के ब्रेकडाउन होने से वहां पे स्टोरेज होता जाता है एंड देन वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। देखो इनर मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट है, जब वो टूट रही है देन वो फिर से मॉडिफाई हो रही है और वहां पे डिफ्रेंशिएशन चल रहा है अभी भी, और तब आपका ग्रेना का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बच्चा? बीच में जो आपका पूरा ल्यूमेन बच गया, क्लोरोप्लास्ट का ल्यूमेन अगर हम बोलें तो दैट इज स्ट्रोमा। फिर थैलेकोइड के बीच में भी एक ल्यूमेन है जिसमें हम रिएक्शन देख रहे थे, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी चल रही, किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूमेन, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का ल्यूमेन स्ट्रोमा, थाइलेकोइड का ल्यूमेन, ल्यूमेन वर्ड से हम लोग उसको पढ़ते हैं। डार्क रिएक्शन की जगह क्या है? स्ट्रोमा में होगी, मतलब ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिया है, दैट इज द करेक्ट आंसर। आपको इसलिए मैं बार बार बताया, ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिया है, लोकेशन ऑफ डार्क रिएक्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। आप स्ट्रोमा आपको नहीं दिया, तो हमें ध्यान में रखना है कि ल्यूमेन इज अ कॉमन वर्ड जिसको हम किसी भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बाउंड्री से घिरे हुए बीच के स्ट्रक्चर को हम ल्यूमेन कहते हैं। एज ए रिजल्टेंट शुगर का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा यूजिंग एटीपी फॉर एनर्जी एंड NADPH फॉर रिड्यूसिंग पावर। ठीक, दोनों की लोकेशन ध्यान से देखो, ये ग्रेना पे चल रहा है लाइट रिएक्शन, ये स्ट्रोमा में चल रहा है कैल्विन। क्लियर? कैल्विन साइकिल या रिएक्शन। ठीक, लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट बना ATP NADPH जिसको डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज किया जाएगा। इंटरमीडिएट लाइट एक्सपेरिमेंट क्या था? ब्रेक करके, लाइट को ब्रेक करके जब दिया तो देखा कि टोटल हीट जो थी उस पर्टिकुलर प्लांट की वो बढ़ गई। टोटल हीट मतलब या तो आप उसके ऑक्सीजन कितनी रिलीज हो रही है उसकी बात कर सकते हो, या तो उसके अंदर कितना शुगर डिपॉजिट हो रहा है उसकी बात कर। तो जब हमने लाइट को उतनी ही लाइट हम कंटिन्यूअस दे रहे थे तो वहां पे हीट कम मिल रही थी, लेकिन इंटरमीडिएट दिए तो वहां पे हीट हमें हायर मिल गई थी, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे दो रिएक्शन चल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें लाइट को यूज किया जा रहा है एंड केमिकल को बनाया जा रहा है, तो फोटोकेमिकल हो गया।
एंड सेकेंड रिएक्शन इज प्योरली केमिकल रिएक्शन, जहां पे लाइट से बने हुए केमिकल प्लस एडिशनल केमिकल एंजाइम्स को यूज किया जा रहा है, और वो पूरी केमिकल प्रोसेस है, फोटो वहां पे फोटो का कोई रोल नहीं है, एंड फाइनली आपका एंड प्रोडक्ट मिल रहा है। दिस इज द फास्ट प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन इज स्लो प्रोसेस। तो इस स्लो प्रोसेस को जब आप इंटरमिटेंट करते हो तो स्लो प्रोसेस को चलने के लिए टाइम मिल जाता है, एंड दैट्स व्हाई आपका रेट यील्ड जो होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, Q10 वैल्यू temperature coefficient is defined as the ratio of the rate of a particular reaction at a given temperature and उससे 10 डिग्री का वेरिएशन कर दो तो जो दोनों रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का रेशियो है उसको हम बोलते हैं Q10 वैल्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ Q10, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन इज 1 एंड फॉर डार्क रिएक्शन इट इज 2 और 3। अगर Q10 वैल्यू आपको 2 और 3 मिल रही है, इट मीन्स कि वो लाइट डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट अगर वो रिएक्शन होता तो वहाँ पे जो रेशियो था वो आपको 1 मिलता। ठीक है, दिस ऑल्सो इंडिकेट कि देयर इज अ केमिकल प्रोसेस, कोई लाइट को ना यूज करके कोई केमिकल प्रोसेस वहां पे चल रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो बिल्ड आ रही है दैट इज 2 और 3 उसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि वहां पे फोटोकेमिकल के अलावा एक केमिकल रिएक्शन भी चल रही है। तो Blackman calculated the value of Q10 for photosynthesis which come out to be 2. It means कि photosynthesis अगर सिर्फ light dependent process होती तो ये वैल्यू आता 1, ये वैल्यू आया है 2, which confirms that the presence of chemical reaction in photosynthesis. क्लियर है ये बात? ठीक है, इससे कंफर्म होता है कि फोटोसिंथेसिस टोटली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, मतलब सिर्फ लाइट से रिलेटेड नहीं। क्लियर, दैट्स व्हाई वहां पे केमिकल रिएक्शन को भी प्लेस दिया गया। एक इंपॉर्टेंट चीज थी क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड। द नंबर ऑफ लाइट क्वांटम, क्वांटम क्या है? लाइट के फोटॉन्स के पैकेट्स हैं, ठीक है, नीडेड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को इवॉल्व करने में जितनी लाइट लग रही है उसको बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। कितनी लाइट रिक्वायर, ठीक है, इसको इमर्सन ने कैलकुलेट किया था, इसका वैल्यू था 8। एक ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, मतलब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितने क्वांटम, कितने लाइट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 8 क्वांटम की रिक्वायरमेंट। क्लियर? नाउ क्वांटम यील्ड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व बाय वन क्वांटम। एक क्वांटम के एंटर करने से कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, तो कभी भी वो एक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक के लिए तो 8 आ गया था, तो आपका क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड इज 12.5%। रेट्रो फिनोमेना, रेट्रो फिनोमेना शो करता है कि आप रेड की वेवलेंथ में ही वेवलेंथ को ऊपर नीचे कर रहे हो, कम ज्यादा करने से आपको एक वहां पे यील्ड में फर्क दिख रहा है। क्लियर? तो दैट इज रेट्रो फिनोमेना। जब वेवलेंथ लॉन्गर देन द 680 नैनोमीटर, द क्वांटम यील्ड सडनली ड्रॉप डाउन। सिंस दिस वेवलेंथ बिलोंग्स टू रेड रीजन, दे कॉल द फिनोमेना एज रेड कर्व। तो यहाँ पे दो वेवलेंथ को यूज किया गया था, एक 680 नैनोमीटर, एक अबव द 680 नैनोमीटर। और जब आप अबव की तरफ जाते हो तो वो होता है लो एनर्जी हाई वेवलेंथ, लो एनर्जी हाई वेवलेंथ। क्लियर बेटा? तो लो एनर्जी है तो कोई भी चीज लो एनर्जी पे वर्क कर रही है तो यील्ड कम आएगी। हाई एनर्जी है, लो वेवलेंथ है, एनर्जी तो हाई है ना, तो सिस्टम के अंदर एनर्जी हाई जा रही है तो वो कैसा रहेगा, यील्ड को हाई रखेगा। इज इट क्लियर? वेवलेंथ से रिलेटेड हमें ध्यान में रखना है, E बराबर एस अपॉन लैम्डा इसका फॉर्मूला होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट उसमें यूज होता है। In other words, if red and far red beams are combined, the quantum yield increases significant. अब ये क्या प्रूफ करता है कि जो आपका नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन चल रहा है पूरा आपका, वो ये रिलेट करता है कि अगर ये अकेले अकेले वर्क करेंगे तो यील्ड आपको 680 पे हाई मिलेगा,
एंड 700 पे लो मिलेगा। क्लियर? लेकिन अगर दोनों साथ में वर्क करेंगे तो ओवरऑल यील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, red and far red beams are combined, the quantum yield increases significantly. Check the discovery of immersion effects confirm that in photosynthesis there are two distinct photochemical reactions. दो अलग अलग photochemical reaction चल रहे हैं, अलग अलग wavelength पे चल रहे हैं। एक shorter wave दोनों है, रेड वाला तो पहले ही आ गया था कि रेड वाला हायर रेंज दे रहा है, ये तो हम पहले ही निकाल चुके थे। अब रेड में भी हमने निकाल लिया कि वहां पे दो रेंज, एक 680 एक रेड है एक फॉर रेड है। तो जब दोनों मिल के काम करेंगे तो क्वांटम यील्ड भी बढ़ रही है एंड आपका प्रोडक्शन यील्ड भी, टोटल यील्ड भी बढ़ेगी। वन रिएक्शन इज ड्राइवन बाय शॉर्टर वेवलेंथ एंड अदर बाय लॉन्गर वेवलेंथ। पिगमेंट सिस्टम 1 बोल दिया गया, पिगमेंट सिस्टम 2 बोल दिया गया। अब पिगमेंट सिस्टम तक पहुंचने से पहले हमें याद रखना, पिगमेंट सिस्टम में पहली चीज जो होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सबसे पहला है स्टेप, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से क्या होगा, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, दैट इज द फोटो ऑक्सीडेशन जो हम बताए थे अभी। एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। ठीक है, व्हेन अ पिगमेंट एब्जॉर्ब्स लाइट, अब ये बहुत सारी क्वांटम एनर्जी के साथ अंदर लाइट एंटर कर रही है, उससे उसका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड वो एक्साइटेड होके अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आया एंड एक्साइटेड स्टेट से बाहर आ जाएगा, ऑर्बिट के बाहर आ जाएगा टू एन एक्साइटेड स्टेट विच इज अनस्टेबल एंड दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर। क्लियर? तो ये जो इलेक्ट्रॉन का निकलना है दैट इज द ऑक्सीडेशन बेटा, लाइट के प्रेजेंस में निकल रहा है इसलिए फोटो ऑक्सीडेशन। Photosystem reaction center associated with light harvesting complex. A photosystem is composed of a reaction center surrounded by a number of light harvesting complex. तो सभी इसमें आपके क्लोरोफिल को छोड़ के सारे क्या हो जाएंगे, लाइट को हार्वेस्ट करने वाले हो जाएंगे एंड जो रिएक्शन सेंटर में है वो हो जाएगा आपका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। लाइट को हार्वेस्ट करना मतलब किसी भी वेवलेंथ की लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करो, उसको ट्रांसफर करो रिएक्शन सेंटर को, और वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा। वहां पे जब ट्रांसफर होगा तो टोटल जो लाइट आई उसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो उसको फिर रिसीव करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। क्लियर बेटा? ठीक है, ये देखो रिएक्शन सेंटर है, यहाँ देखो लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, लाइट ट्रांसफर हो रहा है, लाइट जैसे जैसे ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके पूरे के पूरे वहां से एनर्जी के फॉर्म में आ गया क्लोरोफिल के पास एंड देन फाइनली क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ और वो एमिट कर जाएगा, वो ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा और फिर उसको रिसीव करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर एंड वहां से आपका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा जो कि पैरेलली प्रोटॉन को एब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम द स्ट्रोमा साइड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमेन से प्रोटॉन को एब्सॉर्ब करके थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में ट्रांसफर करेगा। Light harvesting complex consists of pigment molecule bound to particular proteins funnel the energy of photons of light to the reaction center। इस तरीके से अब है ये पूरा सबट्रैक्ट कर रहे हैं एंड फनल करके ये फाइनली कहाँ दे रहे हैं, क्लोरोफिल ए को। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट है वो एब्सॉर्ब करके लाइट को फनलिंग कर रहे हैं एंड क्लोरोफिल ए को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। When a reaction center chlorophyll molecules absorb energy, one of its electron gets bumped up to a primary electron acceptor, जो mainly क्या होता है, आयरन सल्फर का मॉलिक्यूल। The thylakoid membrane is populated by two types of photosystem 1 and 2। पिगमेंट 1 सिस्टम जो है आपका दिस इज नॉन अप्रेस्ड पार्ट, मतलब ये उभरा हुआ होगा, ऊपर की तरफ होगा एंड पिगमेंट सिस्टम 2 जो होगा वो आपका अप्रेस्ड पार्ट होगा। ये ग्रेना थैलेकॉइड में होगा, ये ग्रेना थैलेकॉइड और स्ट्रोमा थैलेकॉइड दोनों में प्रेजेंट होगा। जब ग्रेना पे होगा तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेगा, जब स्ट्रोमा पे होगा थैलेकॉइड पे होगा तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेगा। इज इट क्लियर?
ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान में देखो, फोटो सिस्टम 1 थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है, थोड़ा सा धंसा हुआ रहेगा आपका, ये ऐसे स्ट्रक्चर जा, ये ऊपर हो गया उभरा हुआ, ये धंसा हुआ आ गया आपका फोटो सिस्टम 2। क्लियर बेटा? क्योंकि लोकेशन एकदम करेक्ट है, ध्यान में रहना चाहिए। और ये अगर दोनों एक साथ दिखा रहा है तो ये ग्रेना होगा, थाइलेक्वाइड या ग्रेना होगा। ठीक है, थाइलेक्वाइड की बात, थाइलेक्वाइड के स्पेस को ही हम ल्यूमेन कह रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्पेस को हम स्ट्रोमा कह रहे हैं। ये रिएक्शंस के आपके लोकेशन एकदम क्लियर है। नाउ फोटोसिंथेटिक यूनिट की बात करें, बार बार वर्ड आ रहा है क्वांटासोम टू द फोटोसिंथेटिक यूनिट, ईच क्वांटासोम्स कंटेन 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जिसमें 170 आपके क्या होंगे, क्लोरोफिल ए एंड 50 हो गए आपके क्लोरोफिल बी। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3:1 रेशियो। तो एनसीईआरटी में आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, एंड देन आप पिगमेंट्स को ध्यान में रखोगे, ऑल पिगमेंट्स होगा एक्सेप्ट लाइट हार्वेस्टिंग में क्लोरोफिल ए नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो हार्वेस्ट होकर ट्रांसफर हो रहा है, तो ए को छोड़ के आपको बाकी चीजों को कहाँ ले जाना है, लाइट हार्वेस्टिंग में। एंड दैट्स व्हाई दैट इज एक क्वेश्चन आया होगा आपको, n-1 नंबर ऑफ पिगमेंट्स इन एंटीना। ठीक है, क्लोरोफिल ए को आप हटा दो तो उसको छोड़ के बाकी सब आपके कहाँ है, एंटीना में। तो 1 क्या हो गया आपका क्लोरोफिल, तो टोटल नंबर ऑफ पिगमेंट क्या हो जाएंगे, n-1। क्लियर है बेटा? तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन सेंटर की तरफ बिहेव कर रहा है। दो तरीके के स्पेसिफिक देखे गए, एक क्लोरोफिल ए 700 है, एक क्लोरोफिल ए 680 है, और वही दोनों रिएक्शन सेंटर बना रहे हैं, बाकी सभी लाइट हार्वेस्टिंग करके उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई PS2 को टर्म दिया गया P700, PS1 को टर्म दिया गया P700 एंड PS2 को टर्म दिया गया 680, P680। क्लियर है? फोटोन लाइट एनर्जी आई आपकी, एब्सॉर्ब हुआ, ट्रांसफर हुआ है, रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, PS1 होगा तो आपका P680 होगा, PS2 होगा तो P700 होगा, जिसकी जो वेवलेंथ है वही, क्या बोल रहे हैं आप मेरा चक्कर, ठीक है, जो हायर है वही 1 है बेटा, P700 1, P680 2। अब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि P680 हमेशा हाई एनर्जी वाला है, वेवलेंथ लो एनर्जी हाई, वेवलेंथ हाई एनर्जी लो। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हम आ जाते हैं फटाफट तुम्हारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक नेम इंडिकेट करता है जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जिस चीज से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट डोनर के पास इलेक्ट्रॉन घूम के वापस न आए, दैट इज द नॉन साइक्लिक। एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब प्रोसेस में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। एटीपी का फॉर्मेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के प्रेजेंट में होता है, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस इज द प्रोसेस नॉन साइक्लिक, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर के पास इलेक्ट्रॉन रिवर्स होके नहीं आएगा। क्लियर? ऑपरेट्स बाय द एब्सॉर्बिंग लाइट ऑफ लेस देन 680 नैनोमीटर। In it both PS1 and PS2 ऑपरेट, दोनों फोटो सिस्टम ऑपरेट होंगे। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होगा, तभी रिटर्न नहीं आ रहा है। क्लियर? अगर रिटर्न आ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा आपका, साइक्लिक हो जाएगा। Associated with the formation of one molecule of ATP and two molecule of NADPH2. Important point है। Non-cyclic electron transport takes the shape of Z, so it is called Z scheme. Just because एक अप्रेस्ड है एक नॉन अप्रेस्ड है, तो इस तरीके से जो डाउनहिल प्रोसेस चलता है उसकी वजह से आपको Z
स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, हिल एंड बेंडल ने इसको प्रपोज किया था। अब रिएक्शंस देख लो फटाफट कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। सबसे पहले PS1 हाई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, प्राइमरी एक्सेप्टर ने उसको रिसीव किया, देन वो ट्रांसफर कर देगा। दिस इज नथिंग, ये क्लोरोफिल का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है जिसमें आयरन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। फेरिडॉक्सिन को रिसीव किया, फेरिडॉक्सिन ने NADP प्लस को ट्रांसफर कर दिया। अभी वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके हाफ रिड्यूस हो चुका है, बट स्टेबिलिटी के लिए उसको H प्लस आयंस भी चाहिए जो वाटर की स्प्लिटिंग से उसे मिल जाएगा। एक चीज ये यहाँ पे हो गई, लेकिन जो यहाँ डिफिशियंसी हुई थी, इस डिफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन लिया PS2 से। PS2 भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए। ये इलेक्ट्रॉन अगेन आपका प्राइमरी एक्सेप्टर, देन प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की वो जगह है जहाँ पे आपके H प्लस रिलीज होंगे, और वो H प्लस रिलीज होते हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोमोटिव फोर्स में रोल प्ले करेंगे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के थ्रू। ये वहां पे जाके आपका ATP का फॉर्मेशन करेगा, बट हम उस चीजों को यहाँ डिटेल में नहीं देखते हैं, जस्ट हम ये देखते हैं H प्लस को यहाँ से ऐड कर दिया गया, दैट्स मींस ATP का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। ATP के फॉर्मेशन के लिए आपको फिर से वो दूसरी थ्योरी पे आना है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पे, प्रोटोमोटिव फोर्स। ठीक है, फिर आपका प्लास्टोसाइनिन एंड देन PS1। अब इसकी डेफिशिएंसी को कौन कंप्लीट कर रहा है, जो आपका वाटर वाया सॉइल एब्जॉर्ब हुआ था उसकी स्प्लिटिंग हो रही है। पहले डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन से H प्लस और OH माइनस बनेंगे, OH माइनस अपने को स्टेबल करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, ऑक्सीजन बना सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन को भी स्प्लिट करके निकाल देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन गए PS2 के पास, तो PS2 का इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। जब ये सीक्वेंस आपकी प्रॉपर चल रही है, then first electron donor is water, last electron acceptor is NADP plus, लेकिन कंडीशन दे रहा है PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, अब PS1 को कौन इलेक्ट्रॉन देगा, देन आंसर इज PS2। क्लियर। PS2 को कौन देगा, देन आंसर इज वाटर। चेन पूछ लिया है, चेन में आपको जिस तरीके से आ रहा है वही फॉलो करना है, एंड ओवरऑल रिएक्शन का पूछ रहा है, देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर इज वाटर एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NADP प्लस। कौन सा मॉलिक्यूल ऐसे है जो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन को नहीं लेते हैं, साइटोक्रोम। बाकी सभी इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2H प्लस यहाँ पे आ रहा होगा, 2H प्लस यहाँ पे आ रहा होगा, 2H प्लस यहाँ बाहर निकल जाएगा। अब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, देन अगेन यहाँ पे 2H प्लस ऐड हो जाएगा, प्लास्टोसाइनिन लेगा, एंड लास्टली वो PS1 को दे देगा, और ये रिएक्शन चलता रहेगा। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ था वो सेम जगह पे रिटर्न होके नहीं आया, दैट इज नॉन साइक्लिक, एंड ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन लाइट के डिपेंडेंट हो रहा है, तो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है यहाँ तक, बाकी अब लंच के बाद। ठीक है, हाँ बेटा।